सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, ध्येय आईएएस से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे आईएएस प्री कम मेंस बैच चल रहे हैं, पीसीएस के बैच चल रहे हैं। ऑप्शनल के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको कॉल करना होगा। स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और जो बैच आपको अच्छा लगे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक विनिवेश के विषय में, समझेंगे कि विनिवेश क्या होता है, फिर समझेंगे स्ट्रेटेजिक विनिवेश क्या होता है और इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे टेलीविजन के लिए आचार संहिता की आवश्यकता पर और समझेंगे आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, यह बैकग्राउंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के समय जो हमारा औद्योगिक सेक्टर था वो पिछड़ा हुआ था और सुस्त पड़ा था। इस सेक्टर को अर्थात औद्योगिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता थी। अब ये जो पूंजी है 2 स्रोतों से आ सकती थी, पहला निजी क्षेत्र और दूसरा सरकारी क्षेत्र। लेकिन जो निजी क्षेत्र के पास उस समय अर्थात आज़ादी के समय ना तो इतनी भारी पूंजी थी और ना ही उन्हें अपने द्वारा लगाए गए पूंजी पर बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होने की संभावना थी। आपको पता है कि जो भी निजी सेक्टर होता है वह लाभ को देखकर कार्य करता है, अर्थात वह 2 पैसा लगाए या 4 पैसा, उसके लिए महत्वपूर्ण यह होता है कि जो भी वो पैसा लगा रहा है, जिसको हम आर्थिक शब्दों में इकोनॉमी के शब्द में निवेश करना बोलते हैं, तो जब उसको उससे प्राप्त होने वाला लाभ आकर्षक लगेगा तभी वो क्या करेगा, निवेश करेगा। इसलिए निजी क्षेत्र ने क्या किया, उस समय निवेश काफी कम किया। तो अब जिम्मेदारी किसके पास आ गई? अब जिम्मेदारी आ गई सरकार के पास और सरकार को ही क्या करना था, भारी निवेश करना था, लंबे समय के लिए पूंजी लगानी थी। क्योंकि जो भारी उद्योग होते हैं उसमें पूंजी लगाने के बाद उससे जो प्राप्त होने वाला लाभ है, उसकी जो उत्पादकता है, उसमें समय लगता है। और निजी क्षेत्र ना तो उसके पास उस समय पूंजी थी और ना ही उसके पास इतना विल पावर था कि वह क्या करता, रिस्क लेता। इसलिए भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने औद्योगिक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए निवेश करने का निर्णय लिया। और निर्णय इसलिए लिया ताकि हमारा जो औद्योगिक सेक्टर है वो आगे बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, हमारा औद्योगिक सेक्टर आगे चलकर विकसित होकर देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्योंकि औद्योगिक रूप से पिछड़े होने का मतलब है कि हमेशा हमें पिछड़े रह जाना था। अब इसी के तहत क्या हुआ, 1948 की औद्योगिक नीति में हमने यह मंशा जाहिर की कि हम क्या करेंगे, हम अर्थात सरकार क्या करेगी, इसमें एक उद्यमी और एक प्राधिकारी के रूप में क्या करेगी, अपनी भूमिका निभाएगी। अर्थात वह जो है कि एक उद्यमी के रूप में पैसा लगाएगी और उसको संचालित करने का प्रयास करेगी। सरकार ने इस के तहत न सिर्फ निवेश किया बल्कि कुछ निजी क्षेत्रों को भी अपने संरक्षण में ले लिया या उनका अधिग्रहण कर लिया। जैसे विमान क्षेत्र, कोयला क्षेत्र और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने सुना होगा। ये सब किस लिए किया गया, ताकि जो हमारा सरकारी क्षेत्र है वह क्या कर सके, औद्योगिक सेक्टर को अपने हिसाब से आगे बढ़ा सके। 1948 के बाद 1956 की औद्योगिक नीति आई और इसमें भी सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूर्णतः राज्य के नियंत्रण में रखे गए थे। अर्थात यह जो एक अलग श्रेणी 1956 की औद्योगिक नीति के तहत बनाई गई थी, इसमें निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर सकता था। जब निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, यह वह क्षेत्र है जिसमें सरकार को ही क्या करना है, सिर्फ निवेश करना है। खनन, उत्खनन, विमान
निर्माण, भारी उद्योग, ऊर्जा, जहाजरानी और आधारभूत संरचना आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथ में रखा और निवेश करना प्रारंभ किया। निवेश करने का मतलब है पूंजी लगाना प्रारंभ किया। सरकार द्वारा किया गया निवेश हर कंपनी में लाभदायक नहीं रहा था। ये यूं कहें कि कुछ ही कंपनियों में यह जो है सरकार ने जो पैसा लगाया उससे लाभ प्राप्त हुआ और अधिकांश कंपनियां घाटे में चलती रहीं। सरकारी अधिकारियों की लाल फीताशाही बनी रही। उनका जो गैर जवाबदेह प्रवृत्ति थी, उनका जो व्यवहार था, जो कमजोर प्रबंधन था, जो राजनीतिक दखल होते थे, क्योंकि सरकार पैसा लगाती थी तो क्या होता था, जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन होते थे राजनीतिक दखल इन पर बढ़ जाता था। गैर पेशेवर जो नजरिया था, जो उनका अनावश्यक खर्च था, अर्थात एक अच्छे मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो फिजूल खर्चे होते थे, यह सरकारी कंपनियों के द्वारा किए जा रहे थे और अनेक कारणों से यह स्थिति उत्पन्न हुई कि जो हमारे सरकारी सेक्टर की कंपनियां थीं वो घाटे में जाने लगे। धीरे धीरे जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक सेक्टर था वो घाटे के सेक्टर में तब्दील होने लगा और इन्हें चालू रखने के लिए सरकार को भारी पूंजी खर्च करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अर्थात 1947 में हमने टारगेट फिक्स किया था, हमें क्या करना है, निवेश करना है और निवेश करके हमें औद्योगिक सेक्टर को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमें पता चला कि हमारा जो डिसीजन था वो बहुत सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे के जो कारण थे वो मैंने बताए और यह हुआ कि जो उद्योग अब हमने लगा दिए हैं उनको चालू रखने के लिए अब हमें क्या है, और पैसे उसमें लगाने की जरूरत पड़ी। इस तरह से हमने क्या किया था, कुछ हाथी पाल लिए थे और उन हाथियों को क्या करना था, भोजन कराना था। लेकिन यदि वही जो हाथी हमने लगाए उनकी उत्पादकता अगर अच्छी होती तो हमें लाभ भी प्राप्त हो सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हम दूर नहीं कर पाए समय रहते और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। धीरे धीरे 1990 का दशक आता है और इस समय आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। हमारे पास जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो काफी कम हो गया था। कारण यह था कि जो भी हमारे पास पैसा आता था हम उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनको चलाने में खर्च करते थे, जबकि वो घाटे में चल रहे थे। 1990 के दशक के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हमने एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया और इन नीतियों में यह निहित था कि सरकार या बाजार या राज्य क्या करेगा, बाजार में हस्तक्षेप कम करेगा। आसान शब्दों में कहूं तो जो हमने एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो मॉडल अपनाया उसमें यह कहा गया कि सरकार या राज्य की जिम्मेदारी वह बाजार को चलाने की नहीं है। आपने सुना होगा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसका तो आधार ही क्या होता है, यही होता है कि जो राज्य है या जो सरकार है उसको बाजार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जब हम 1990 के दशक में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं तो हमारे सामने भी ये शर्त रखी गई कि हम आपको अर्थात जो वित्तीय संस्थाएं थीं जिनसे हम मदद ले रहे थे, अन्य जो बाहरी जो सरकारें थी उनका दबाव हमारे ऊपर पड़ा कि हमें क्या करना चाहिए, एलपीजी का मॉडल अपनाना चाहिए और बाजार में हमें हस्तक्षेप कम करना चाहिए और सरकार को बाजार की क्रियाओं से बाहर आना चाहिए। इसके तहत यह था कि हमारी जो कंपनियां लगी हुई थी उन कंपनियों में अब हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना था, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ पैसे निकालने थे। जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई और इसमें विनिवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट की रणनीति को स्वीकार किया गया। प्रश्न आएगा यह विनिवेश क्या हुआ, तो हमने आपको क्या बताया था कि कंपनी में जब पैसा आप लगा रहे हैं उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इसको हम बोलते हैं निवेश। लेकिन जब आप कंपनी में आपने जो पैसा लगाया जब आप उसको वापस खींचते हैं इसी को बोलते हैं विनिवेश। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। हालांकि विनिवेश उतना ही किया जाता है जिससे उस उपक्रम पर सरकार का स्वामित्व या मालिकाना हक बना रहे। आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर मान लीजिए सरकार ने कोई कंपनी स्थापित की है, उसमें 100% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के, तो धीरे से उसका 5%, 10% हिस्सा सरकार बेच सकती है। तो जब सरकार 5 या 10% हिस्सा बेच रही है अर्थात उसमें किसी और को भागीदार बना रहे, इसको कहेंगे विनिवेश। विनिवेश इसलिए क्योंकि हमने निवेश के उल्टे
उल्टी गतिविधि को अपनाया, अर्थात हम निवेश में पैसा लगाते थे, विनिवेश से हम क्या कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं। जब हम उसको हिस्सेदारी बेचेंगे, अगर मान लीजिए हम 10% हिस्सेदारी बेचते हैं तो उससे हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे, इसी को हम कहते हैं विनिवेश। और लेकिन जब विनिवेश जो होता है उसमें सरकार के पास क्या होता है, स्वामित्व बना रहता है। अर्थात सरकार ने अगर क्या किया था, कोई कंपनी बनाई थी, 100% हिस्सेदारी थी, तो कितना भी विनिवेश करेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि सरकार के पास क्या होगा, मालिकाना हक बना रहेगा। अर्थात 51% या उससे अधिक से सरकार के पास रहेंगे, क्योंकि 51% रहने का मतलब क्या है कि जो उसमें निर्णय लेने की प्रकृति है उस पर सरकार का क्या होगा, नियंत्रण बना रहेगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा, विनिवेश का मतलब क्या है कि सरकारी जो हमारे उपक्रम है उसमें से हमें अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचना है, लेकिन इतना ही बेचना है जिससे हमारा स्वामित्व या मालिकाना हक उस पर बना रहे। और इस तरह से हमने क्या समझा, निवेश का जो उल्टा होता है उसी को हम विनिवेश कहते हैं। यह तय किया गया कि विनिवेश से पैसा जुटाया जाएगा, और जब विनिवेश से पैसा जुटाया जाएगा तो इससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा कम होगा। क्यों राजकोषीय घाटा कम होगा, क्योंकि हम बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन सरकारी जो उपक्रम थे इनमें खर्च करते थे इनको चलाने के लिए। जब हम उसमें घाटे में चल रही कंपनियों से हम क्या करेंगे, अपनी हिस्सेदारी बेच लें तो हमें पैसा प्राप्त होगा ना, हमें और पैसा अपनी तरफ से तो नहीं लगाना होगा। और जो हमें पैसा प्राप्त होगा इसका हम खर्च शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कर सकेंगे, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं होती हैं उन पर खर्च कर सकेंगे। और इस तरह से जो हमारे सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके लिए हमारे पास वित्त की कमी नहीं रहेगी। और इस तरह से क्या होगा, हम विनिवेश से न सिर्फ पैसा प्राप्त करेंगे बल्कि सरकार का जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक कार्यों में ज्यादा करेंगे, और साथ ही साथ बाजार से क्या करेंगे, सरकार की भूमिका को कम करेंगे। तो इस तरह से हमने ये समझा कि विनिवेश क्या है, प्राइवेट या जो निजी सेक्टर है उसके लिए क्या है, अब जो है कि विकल्प और उपलब्ध करवाना है कि वो क्या करे, अधिक से अधिक पैसा क्या करे, लगाए। वो पैसा कब लगाएगा, जब सरकार क्या करेगी, उनको कहेगी आप हमसे इस कंपनी में 10%, 5% कुछ भी हिस्सा ले लो। जब वो ऐसा करेगी तभी क्या हो पाएगा, यह हो पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिवेश की नीति और एलपीजी की नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख नाम आता है मनमोहन सिंह जी का, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे। विनिवेश की नीति के तहत हमने वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किए, और इसके तहत हमें क्या करना था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों थे हमने उनकी लिस्ट बनाई, और उसमें क्या करना था, अपनी हिस्सेदारी बेचकर हर वर्ष कुछ पैसा प्राप्त करना था। और 1991 और 92 के वित्तीय वर्ष के लिए और 1992-93 के वित्तीय वर्ष के लिए हमने जो विनिवेश का लक्ष्य रखा था वो 2500 करोड़ रुपए प्राप्त करना रखा था। और यही उस समय है जहां से विनिवेश क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा है। तो जो पहला हमारा वित्तीय वर्ष था 1991-92 का, जब हमने विनिवेश की नीति अपनाई की, तो उस समय हमारा पहले वर्ष में तो जो हमने टारगेट रखा था 2500 करोड़ रुपए से, उससे ज्यादा हमने विनिवेश से प्राप्त किया, लेकिन अगले साल यह कम होता चला गया। इसके बाद 1993 में इसी संदर्भ में, विनिवेश के संदर्भ में रंगराजन समिति की रिपोर्ट आती है, और रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कहा कि जो आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र हैं, अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर की अनुमति नहीं है, उसमें कहा कि ऐसे सेक्टर के जो उद्यम हैं उसमें क्या किया जाए, हम 49% विनिवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम बताया गया। अब 49% करने का मतलब क्या है कि 51% हिस्सेदारी फिर भी किसके पास रहेगी, सरकार के पास रहेगी। तो डिसीजन मेकर जो पावर है वो किसके पास रहेगा, सरकार के पास। लेकिन जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे यूनिट थे जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आते थे, तो रंगराजन समिति ने कहा कि उसमें हम 74% तक विनिवेश कर सकते हैं। 74% विनिवेश करने का मतलब है कि इसमें जो प्रमुख हिस्सा होगा, डिसीजन पावर होगा, वो किसके पास होगा, जो 74% हिस्सेदारी रखेगा प्राइवेट सेक्टर उसके पास होगा, और हमारे पास क्या होगा 26% हिस्सेदारी है, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़े रहेंगे। अर्थात यहां पर हम कंपनी को बेच नहीं रहे। यहां पर रंगराजन समिति ने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित क्षेत्र की इकाइयां हैं उसमें
29% कर दीजिए, बाकी में क्या करिए आप 74% तक अपना जो है कि विनिवेश कर सकते हैं, और इस विनिवेश से हम क्या होता, हमें पैसा प्राप्त होता। लेकिन रंगराजन समिति की रिपोर्ट को उस समय लागू नहीं किया गया, और फिर उसके बाद 3 वर्ष बाद अर्थात 1996 में जीबी रामकृष्ण के नेतृत्व में विनिवेश आयोग गठित किया गया, और इससे कहा गया कि यह विनिवेश के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी। हालांकि जो सिफारिशें देगी इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया था। वर्ष 1999 में विनिवेश विभाग हमने गठित किया, जिसको वर्ष 2001 में विनिवेश मंत्रालय के रूप में हमने कन्वर्ट किया। वर्ष 2004 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की, और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष को स्थापित किया। इसके तहत क्या करना था कि जो वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने का मतलब है कि हमने कंपनियों को कहा कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, और डिसीजन का मतलब है कि अगर वह चाहते हैं कि अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं तो कम करने का डिसीजन ले सकते हैं, सरकार उस पर निर्णय लेगी। और इसी के तहत वर्ष 2005 में हमने क्या किया, राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कर दिया। वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति अर्थात न्यू डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को सामने लाया गया, और विनिवेश के संबंध में सिफारिश करने की शक्ति नीति आयोग को दे दी गई। अर्थात जो नीति आयोग हमने गठित किया था, इसको क्या किया, विनिवेश नीति के तहत हमने इसको शामिल कर लिया, और कहा कि जो नीति आयोग है वो क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, अर्थात किस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में विनिवेश किया जाना है, नीति आयोग इसकी सिफारिश कर सकता था। वर्ष 2017 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट दीपम कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है दीपम क्या है, तो ये क्या है, आपका ध्यान रखिएगा कि विनिवेश विभाग का ये नया नाम है, और यह जो दीपम है इसी को क्या किया गया, आगे चलकर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर जो है कि ये विनिवेश के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया गया। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा, जो कि सामान्य विनिवेश अर्थात जो हमने अभी विनिवेश जो हम करते आ रहे थे 1990 के दशक से, उससे प्राप्त नहीं हो सकता था। अर्थात विनिवेश में हमें कुछ और रास्ते तलाशने थे। इसी समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सामने आती हैं, और साल 2019-20 के अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार अर्थात जो सरकार है वह सार्वजनिक उद्यमों में रणनीतिक विनिवेश अर्थात स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को आगे लेकर बढ़ेगी। प्रश्न आएगा कि अभी तक विनिवेश किया जा रहा था, अब क्या किया जाएगा, रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा, जिससे क्या हो सके, हमें अधिक पैसा मिल सके। किस तरह पैसा मिल सके, हमें जो कंपनियां हैं सरकारी उनको बेचकर या उसमें सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचकर अधिक पैसा प्राप्त हो सके। तो अब प्रश्न आएगा आखिर रणनीतिक विनिवेश होता क्या है, तो इसका मतलब है जो दीपम है अर्थात जो मैंने बताया कि एक जो पूरा विभाग बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो दीपम के अनुसार ही समझिए कि इसने परिभाषा क्या दी। इसने कहा है कि रणनीतिक अर्थात स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्ट से तात्पर्य किसी सरकारी या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी को बेचना, और साथ ही साथ प्रबंधन और नियंत्रण का भी हस्तांतरण करना ही क्या है, रणनीतिक विनिवेश आता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, विनिवेश में क्या होता था, 5, 10, 15% हम क्या करते थे, हम अपना स्वामित्व बेचते थे, लेकिन उसमें जो हमारा जो मालिकाना हक था वो बना रहता था, अर्थात हम उसमें हिस्सेदारी बेचते थे, स्वामित्व क्या रखते थे, मालिकाना हक अपने पास रखते थे। लेकिन यह जो आया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसके तहत हमने कहा कि हम 50% या उससे भी अधिक हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी बेच देंगे तो जो प्रबंधन है, जो उस पर नियंत्रण है, वो किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का होगा। इसी को कहा गया स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तो एक तरह से निजीकरण है, तो बिल्कुल सही आपने समझा कि जो रणनीतिक विनिवेश है एक प्रकार से निजीकरण का एक हिस्सा है, अर्थात जो सरकारी कंपनियां हैं उनको जब बड़ी उसमें हिस्सेदारी बड़ी मात्रा में बेची जाती है, तो इसी तरह से क्या होता है, निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में जब हमने स्ट्रेटेजिक शब्द जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी बेचना, और साथ ही साथ प्रबंधन और नियंत्रण भी प्राइवेट सेक्टर को ही सौंपना, हमने कहा।
विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि इतना शेयर या हिस्सा अपने पास अवश्य रखती है जिससे मालिकाना हक उसके पास रखे। लेकिन रणनीतिक विनिवेश के तहत क्या होता है, हिस्सेदारी के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण भी क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। रणनीतिक विनिवेश के लिए डीपम अर्थात जो है कि जो हमने एक विभाग बनाया था, डीपम को हमने क्या किया, नोडल विभाग बनाया। डीपम और नीति आयोग संयुक्त रूप से उन सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करते हैं जिसमें रणनीतिक विनिवेश हो सकता है। अर्थात मान लीजिए हमारे पास 10 कंपनियां हैं, उसमें से कोई कंपनी लग रही है कि वह जो है कि क्या है, काफी घाटे में चल रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, वह सरकार का मतलब यहाँ दीपम और नीति आयोग संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें रणनीतिक विनिवेश हो, अर्थात 50% या उससे अधिक क्या किया जाए, बिक्री कर दिया जाए। रणनीतिक विनिवेश 2 चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण में नीलामी के संदर्भ में रुचि प्रकट की जाती है, दूसरे चरण में क्या हो जाती है, नीलामी कर दी जाती है। रणनीतिक विनिवेश इसलिए करने का निर्णय लिया गया जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, अर्थात जब उसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा तो वह क्या करेगा, अपने हिसाब से पेशेवर तरीके से अच्छे मैनेजमेंट के साथ क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो इससे क्या होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी, अन्य जो बची हुई कंपनियां हैं या जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, उसका क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बनाएगा वह अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि कंपनियां डूब भी जाती हैं, बीएसएनएल से लेकर बहुत सी ऐसी कंपनियों को आपको एग्जांपल मिल जाएगा। सार्वजनिक ऋण को कम किया जा सके, यह भी एक उद्देश्य था रणनीतिक विनिवेश का। और ऋण जीडीपी अनुपात को सुधारा जा सके। ऋण जीडीपी का अनुपात का मतलब है कि आखिर हमारे जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से का जो है कि ऋण है। मान लेते हैं कि अगर हमारे जीडीपी जो है कि 100 रुपए का, उसमें 10 रुपए है ऋण है या 20 रुपए या 50 रुपए, कितना है। तो दरअसल ये भी कहा गया कि इससे क्या होगा, कंपनियां प्रतिस्पर्धी बनेंगी, सार्वजनिक जो सरकार पर जो ऋण है वो कम होगा, ऋण जीडीपी अनुपात जो है कि सुधरेगा, क्योंकि हमें ऋण नहीं लेना पड़ेगा उन कंपनियों को चलाने के लिए। इससे प्राप्त होने वाली पूंजी को कहा गया कि आवश्यक अवसंरचनाओं पर खर्च किया जा सकेगा। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, विनिवेश को गति दी जाएगी, जो कि विनिवेश के तहत नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि जो विनिवेश की हमने नीति अपनाई थी, उससे जो हम टारगेट रखते थे प्रत्येक वर्ष पूरे नहीं होते थे, तो कहा गया कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत उन सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा जिनसे क्या होती है, रुकावट होती है। इस तरह से रणनीतिक विनिवेश के तहत जो है कि सरकार ने आगे कदम बढ़ाया और कुछ कंपनियों का चयन किया, जैसे भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया, उसकी 5 सहयोगी इकाइयां, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलॉय सीमेंट प्लांट दुर्गापुर, सेलम स्टील प्लांट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनियों का नाम लिया और कहा गया कि इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, अर्थात रणनीतिक क्या करेंगे, विनिवेश करेंगे। सरकार का कहना था कि विनिवेश से जो पूंजी प्राप्त करना था वो नहीं हो पा रहा था, अर्थात जो सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट था उससे हमें पूंजी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो अब हमको क्या करना पड़ा, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लेना पड़ा। जैसे देखिए कुछ वर्षों का मैंने आपके सामने डेटा रखा है, सभी वर्षों का नहीं रखा क्योंकि वो टेबल बहुत बड़ा हो जाता। देखिए हमने वर्ष 1999 और 2000 में हमने विनिवेश से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 1,573 करोड़ रुपए की। वहीं वर्ष 2000-2001 के वित्तीय वर्ष में हमने फिर से लक्ष्य रखा 10,000 करोड़ रुपए और प्राप्त हुआ मात्र 1,868 करोड़ रुपए। वहीं अगर 2001 और 2002 में देखें तो हमने टारगेट बढ़ाया 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का, लेकिन हमें प्राप्त 3,130 करोड़ रुपए ही हुआ। वर्ष 2002-03 में भी हमने 12,000 प्राप्त करने का प्रयास किया, 12,000 करोड़ रुपए, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 3,265 करोड़। ठीक इसी तरह से उतार चढ़ाव चलता रहा और जब हमारा समय आता है 2006-07 से लेकर 9-10 तक का, तो जो हमारे यहाँ की सरकार थी, जो उसके घटक दल थे, वो विनिवेश को लेकर सरकार से उदासीन रहते थे, नाराजगी थी, तो इसलिए सरकार ने भी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वर्ष 2011 और फिर वर्ष 2011-12 में फिर से सरकार ने इस डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाए। अर्थात आप देख पा रहे हैं, एक तरफ लक्ष्य है, एक तरफ प्राप्ति है, तो हमारे लक्ष्य और प्राप्ति में क्या हो, काफ़ी गैप बन रहा था। इसीलिए सरकार ने कहा कि नहीं, यह जो हमारा विनिवेश का
पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया। भारत जो सरकार है वह रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जिसके संदर्भ में अपनी संभावनाएं और चुनौतियां दोनों हैं। कुल मिलाकर हमने समझा कि सरकार ने कैसे पहले इन्वेस्टमेंट किया, फिर 1990 के दशक के बाद से हमने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया। फिर हमने देखा कि डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हमें पैसा प्राप्त करना था वो नहीं हो पा रहा था, फिर हमने क्या किया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना। तो अब हम, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, निजी की ओर बढ़ना। तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, ये समझ लीजिए आप, फिर मुझे इसका नुकसान भी बताइएगा। तो नुकसान आपको बताना है, फायदे मैं बता रहा हूं। फायदे वो हैं जो सरकार बताती है। सरकार अब सार्वजनिक उद्यमों में लगी पूंजी को निकालकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक आधारभूत संरचना पर अपना खर्च क्या करेगी, बढ़ा सकती है। पहला तर्क जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के संदर्भ में दिया। दूसरा, सरकार सार्वजनिक ऋण को कम कर रही है तथा मार्केट को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। अर्थात सरकार का जब उसमें पैसा ही कम रहेगा तो अपने आप हस्तक्षेप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो हमारा निजी क्षेत्र है वह अपने हिसाब से मार्केट को चला सकेगा। तो एक सरकार ये भी कह रही है कि चूंकि सरकारों को क्या कहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। वहीं आगे कहा गया, सार्वजनिक कंपनियों का जब बजट वित्त पोषण किया जाता है तो हमारे टैक्स की पैसे की बर्बादी होती है। अर्थात एक कोई सार्वजनिक कंपनी है वो घाटे में चल रही है तो उसका हम क्या करेंगे, वित्त पोषण करेंगे उसको चलाते रहने के लिए। तो लोग कहते हैं इससे टैक्स के पैसे की बर्बादी होती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि सार्वजनिक कंपनियों की उत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब प्रबंधन और नियंत्रण भी सौंपा जाए। जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपनाते थे तो हम हिस्सेदारी जरूर बेचते थे, प्रबंधन और नियंत्रण अपने पास रखते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रबंधन और नियंत्रण भी प्राइवेट सेक्टर को दे दो, तभी क्या होगा, यह इसकी उत्पादकता बढ़ पाएगी। तो इस तरह से क्या किया, सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपनाया। लेकिन कैग ने अर्थात सीएजी ने हाल में अपनी जो है कि रिपोर्ट में सरकार के विनिवेश कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। कैग ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की ही दूसरी कंपनी को बेचे जाने की रणनीति को बेकार बताया। कैग ने कहा है कि ऐसे विनिवेशों से केवल संसाधनों का स्थानांतरण हुआ है, न कि इससे सरकार की कुल हिस्सेदारी में कोई। जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया था, एचपीसीएल जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है उसको ओएनजीसी को बेच दिया। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तहत क्या हुआ, ये जो पॉलिसी बहुत सफल नहीं हो पाई, तो सरकार ने क्या किया, जो घाटे की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो लाभ में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने लगे। इसका मतलब क्या है कि एक सार्वजनिक घाटे की कंपनी को दूसरी हमें कंपनी, सरकारी कंपनी को हमने बेच दिया। तो अब सोचिए कि सरकार के पास पैसा आएगा क्या कि नहीं आएगा। मान लेते हैं ओएनजीसी अच्छा रन कर रही है, उसके पास कुछ कैपिटल है, उस कैपिटल को हम, सरकार ने कहा ऐसा करो तुम एचपीएससीएल को खरीद लो। उसने कहा क्यों खरीदे हम, ठीक कर, नहीं कह रहा तुम एचपीएससीएल को खरीद लो और एचपीएससीएल को खरीद के क्या करो, हमें पैसे दे। तो ओएनजीसी ने क्या किया, जो अपना पैसा बचा कर रखा था उससे उसने क्या किया, एक कंपनी ऐसी खरीद ली जो वो नहीं खरीदना चाहती थी। जैसे मान लेते हैं हम घाटे में चल रही है एचपीसीएल, उसको उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। तो सरकार ने कहा इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कौन सा, स्ट्रेटेजी। लेकिन कैग ने कहा ये कुछ नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हो कि एक जो है कि सार्वजनिक कंपनी को दूसरी सार्वजनिक कंपनी को बेच दे रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर को बेचते हो तो समझ में आता है भी कि हाँ आपको प्राइवेट सेक्टर से पैसा मिलेगा। यहां पर तो क्या हुआ, ओएनजीसी ने अपने लिए फंड बनाकर रखा था, आपने उसी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब ओएनजीसी को आपने बेचा तो ओएनजीसी से आप पैसे लोगे। तो ओएनजीसी के पास जो पैसा बचा हुआ था, जो कि आगे चलकर कहीं वो कोई नया यूनिट लगा सकती थी, कुछ प्रोडक्शन कर सकती थी, उसको तुमने क्या किया, अपने पास ले लिया। तो इस तरह से कैग ने कहा है कि यह तो सिर्फ यह हो रहा है कि सरकारी कंपनी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के सुपुर्द किया जा रहा है और बाकी कुछ फायदा नहीं हो रहा। और इस तरह से जो है कि कैग ने कहा है
कि यह जो डिसइन्वेस्टमेंट की नीति है, इस पर जो है कि काम करने की ज़रूरत है, इसको रीचेक करने की ज़रूरत है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि सरकार अपनी ही कंपनियों को इधर से उधर कर रही है और यही इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट और खासकर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे क्या हो रहा है, हम बड़ी बड़ी और अधिक गुणवत्तापूर्ण कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। सरकार का पक्ष क्या है कि सरकार ने कहा कि मान लो हमारे पास एक बड़ी कंपनी है, उसमें हम छोटी छोटी 2-3 कंपनियां मिला देंगे तो वो जो बड़ी कंपनी और क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वहीं आलोचक कहते हैं नहीं, ऐसे बड़ी तो भली कंपनी हो जाए देखने में, लेकिन जो बड़ी कंपनी का वह पैसा था वो तो आपने ले लिया अपनी हिस्सेदारी बेचकर, वो तो क्या हो जाएगी, और कमजोर हो जाएगी। और हो सकता है जो बड़ी कंपनी थी वो भी उन जो छोटी कंपनियां घाटे में चल रही कंपनियों के साथ वो भी क्या हो जाए, घाटे में हो जाए। तो इस तरह से ये चीजें आ रही हैं। आलोचकों का कहना है सरकार ने इस बिक्री से दूसरी कंपनी के पैसे पूंजी को भी अपने पास रख लिया। तो आप समझ पाए होंगे कि आखिर आज़ादी से लेकर इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या हमने प्राप्त किया है और क्या क्या खोया। अब आपको यह बताना है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर आप आलोचना कर सकते हैं। तार्किक तरीके से करिएगा, है ना, किसी को उल्टा सीधा बोलने या किसी सरकार को इलॉजिकल तरीके से घेरने की जो प्रवृत्ति होती है वो यूपीएससी एस्पिरेंट की नहीं होती। तार्किक तरीके से बात रखिए, तथ्यों के आधार पर बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक, समाचार चैनलों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता। इसको थोड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कम है कुछ समझने वाला। आपने सुना होगा सुदर्शन टीवी है एक, उसने क्या किया था, 25 अगस्त को एक टीजर जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक ने यह दावा किया था कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले उसके कार्यक्रम बिंदास बोल में कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उसको नाम दिया था उसने यूपीएससी जिहाद। उसका कहना यह था कि यूपीएससी में क्या किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी के लिए उसने यूपीएससी जिहाद नाम दिया था। इस तरह का कार्यक्रम लाया गया। इसके बाद विवाद बढ़ा और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने कार्यक्रम के विषय में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन अर्थात एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा को पत्र लिखा तथा कार्यक्रम को रुकवाने के लिए तथा संपादक के विरुद्ध अर्थात जो संपादक था सुदर्शन टीवी का, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को इस पर रोक लगा दी। लेकिन 10 सितंबर को क्या होता, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके कार्यक्रम को अनुमति प्रदान कर दी और इस तरह से फिर से विवाद बढ़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और के.एम. जोसेफ की पीठ ने सुदर्शन न्यूज के इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने एनबीए को अपने नियमों को अर्थात इनके जो नियम हैं उनको सख्ती तरीके से पालन ना करवाने पर एनबीए की फटकार लगाई, जिसके अध्यक्ष हैं रजत शर्मा जी। और ये भी कहा जो न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उन्होंने कहा कि एनबीए क्या है, दंतहीन है, अर्थात उसके पास कोई शक्ति नहीं है। एनबीए ने अपना एक हलफनामा दायर किया। उसने कहा कि उनके द्वारा जो निर्मित आचार संहिता अर्थात जो बना रखा है उसको, उस आचार संहिता को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के प्रोग्राम कोड के नियम 6 में सम्मिलित कर इसे वैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। अर्थात एनबीए ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप समझिए हमारी मजबूरी। एनबीए ने कहा कि हमने आचार संहिता बना रखा है लेकिन वह क्या है, मैंडेटरी नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आप क्या करिए कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क का नियम 1994 का बनाया गया है, उसका जो प्रोग्राम कोड का नियम 6 उसमें इसको शामिल करवा दीजिए। हम इससे क्या कर पाएंगे, जो हमारी संहिता है उसके माध्यम से वह क्या हो जाए, विधिक रूप मान्यता धारण कर लेगी और हम सभी चैनलों को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह फेक न्यूज या हेट स्पीच, चूंकि यह जो पूरा मामला था हेट स्पीच से जुड़ गया था, एक समुदाय के खिलाफ आप गलत तरह की चीजें बोल रहे थे, तो ये पूरा जो मामला था उस हेट स्पीच से भी जुड़ गया था। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो फेक न्यूज या हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने की कोई नई कवायद की शुरुआत ना करे, क्योंकि इससे निपटने के लिए पर्याप्त नियम और दिशा निर्देश उनके पास पहले से हैं। अब प्रश्न आएगा
कहा कि हेट स्पीच क्या है। तो जब कोई भाषण या कथन किसी संपूर्ण समुदाय को राष्ट्र विरोधी के रूप में व्याख्यायित करता है, प्रसारित करता है, तो इसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा जाता है। यह हमारे भारतीय विविधता मूलक भारतीय समाज को तोड़ने वाला माना जाता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और सामाजिक समरसता हमारे संविधान के मूल तत्व हैं और इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके कारण कहा गया, कोर्ट ने कहा कि इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A और 295A क्रमशः विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने वाले भाषण या कार्य को अपराध घोषित करते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप इसमें कुछ भी मत कीजिए, हम इस पर कार्य कर। अब प्रश्न ये है कि आखिर जो आचार संहिता की बात जो है कि एनबीए ने की कि उसकी जो आचार संहिता है क्यों ना उसको विधिक मान्यता दी जाए, तो प्रश्न आएगा क्या उसकी आवश्यकता है। तो बिल्कुल है। वर्तमान समय में डिजिटल युग का है और इसमें क्या है, टीवी और अन्य माध्यमों से अनेक तरह की सूचनाएं लोगों के पास पहुंचती। और आपको पता है टीवी क्या करता है, सबसे पहले खबर दिखाने और ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर वो कुछ भी परोस देता है और इससे क्या होता है, निष्पक्ष पत्रकारिता प्रभावित होती है और समाज के टुकड़ों में बढ़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जमातियों को जिस तरह से कोरोना फैलाने वाला बताया गया, मीडिया में उन्हें प्रसारित किया गया, वह गलत था। इस तरह से फेक न्यूज का दायरा बढ़ा है, तो इसके लिए आचार संहिता भी होनी चाहिए और टीवी के लिए भी आचार संहिता होनी चाहिए। हाँ, ये दूसरी बात है, इसके लिए जो आचार संहिता बने वह सरकार भी बना सकती है, एनबीए भी बना सकता है और एनबीए अगर बनाता है तो उसको सरकार मान्यता प्रदान कर सकती है। यह अच्छा होगा कि इसके लिए क्या किया जाए, नए तरह के कानून बना दिए जाएं और इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो व्यापारिक समूह होते हैं, जो दबाव समूह होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने हितों के लिए अपने हिसाब से टीवी चैनलों को ऑपरेट करते हैं और ये चिंताजनक है और ये खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसे में इसकी विनियमित करने की आवश्यकता है और आचार संहिता की आवश्यकता है, ताकि सभी जितनी भी संस्थाएं, खासकर मीडिया, आप मीडिया पर भरोसा, लोगों का भरोसा इतना कम हो गया है कि कभी भी उनको भरोसा नहीं होता कि मीडिया कब क्या दिखा दे, क्या कब कर दे। खासकर हाल के वर्षों में अगर देखेंगे तो ये आपको आप मीडिया के क्षेत्र में इस तरह की चीजें काफी दिखाई देंगे। तो इसके लिए आवश्यकता बताई जा रही है कि क्या करना चाहिए, कि आचार संहिता बनाई जानी चाहिए, एनबीए के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या किसी के माध्यम से, लेकिन आचार संहिता जरूर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए, जिससे मीडिया माध्यम भी क्या कर सके, इन सब चीजों को कर सके। एनबीए के विषय में बाकी चीजों की जानकारी दी गई है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।